हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बेटा लास्ट वीडियो में बेटा हमने मार्केटिंग और मार्केट यानी कि विपणन और बाज़ार के अर्थ को समझा था, परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीके से, ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू दोनों तरीके से ही हमने मार्केट और मार्केटिंग दोनों का ही मीनिंग समझा था। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बेटा इस वीडियो में वो रहेगा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, अर्थात विपणन की विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए उस पर बात करते हैं बेटा। पहला पॉइंट जो है वो है नीड्स एंड वांट्स। देखो, नीड्स माने आवश्यकताएं और वांट्स माने आपकी चाहतें। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आगे बात करूंगा। पहले आप इसका थोड़ा बेसिक समझिए। देखिए बेटा, मार्केटिंग की जितनी भी प्रक्रिया है, विपणन की जितनी भी प्रक्रिया है, वो इसी चीज़ पे आधारित है कि वो सहायता करती है व्यक्तियों की और समूहों की उन चीज़ों को प्राप्त करने में जिनकी उन्हें या तो आवश्यकता है या फिर इच्छा है, चाहत है। ठीक है, मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की हेल्प करता है उन चीज़ों को प्राप्त करने में, ऑब्टेन करने में जिन्हें वो प्राप्त करना चाहते हैं। या तो उन्हें उसकी आवश्यकता होती है या उनकी चाहत होती है। ठीक है, यानी मार्केटिंग के पूरी प्रक्रिया का जो फोकस है वो लोगों की ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने पे ही बेस्ड है। अब देखो कैसे। सबसे पहले हम ज़रूरतों और चाहतों में थोड़ा फ़र्क समझते हैं कि नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क है। देखो, सबसे पहले नीड की बात करते हैं। अ नीड इज़ अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, जिसका अर्थ ये है, नीड माने आपकी ज़रूरत, आवश्यकता। नीड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, और यदि वो नीड पूरी ना हो, अगर उसे हम अनसेटिस्फाइड छोड़ दें तो वह आपको दुखी और असहज बना देती है। ठीक है ना। तो नीड क्या है? नीड आपकी एक फीलिंग है जहाँ पर ये आप महसूस करते हैं कि किसी चीज़ की कमी है, और यदि आप उस कमी को पूरा ना करें, उसको सेटिस्फाई ना करें उस नीड को, तो वो आपको असहज और दुखी बनाती है। जैसे मान लीजिए, जब आपको भोजन की आवश्यकता होती है तो आप भूखा महसूस करते हैं, आपको भूख लगती है, और यदि आप उस भूख को शांत ना करें तो आप बहुत असहज हो जाते हैं और उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं जो चीज़ें आपकी भूख को मिटा सकती हैं। ये आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक नीड है, एक आवश्यकता है। वो आवश्यकता किस चीज़ की है? भोजन की है। और जब पानी की आवश्यकता हो तो हमें प्यास लगती है, फिर हम पानी ढूंढने लगते हैं क्योंकि पानी हमारी प्यास बुझा सकता है। अर्थात नीड का मतलब हुआ कोई भी ऐसी फीलिंग जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है और आप उस कमी को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक आप अंदर से असहज रहते हैं। तो ऐसी फीलिंग को ही, ऐसी ज़रूरत को ही हम क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं बेटा, एक होती है नीड, एक होती है वांट। नीड का मतलब होता है बेटा आवश्यकता, ज़रूरत, और वांट होता है बेटा आपकी चाहत, आपकी इच्छाएं। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, हालांकि ये मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं पर थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो ये है बेटा कि जो आपकी नीड्स होती हैं, आपकी आवश्यकताएं होती हैं, वो सभी व्यक्तियों में लगभग एक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति है या किसी और कंट्री का व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, सभी व्यक्तियों को भोजन की आवश्यकता होती है, भूख सभी को लगती है। अर्थात भोजन की आवश्यकता सबकी एक जैसी है, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी समय का हो। ठीक है ना। तो जो भोजन की आपकी आवश्यकता है वो एक नीड है, ठीक है ना, क्योंकि वो सभी में एक जैसी है। जबकि जो आपकी इच्छाएं होती हैं, वांट्स होती हैं, वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है इस चीज़ पर कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस धर्म के व्यक्ति हैं, आप कैसे माहौल में पले बढ़े हैं, आप बचपन से किस तरह के समाज में जिए हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी वांट्स कैसी होंगी, आपकी चाहतें कैसी होंगी। यानी नीड सबके लिए सेम होती हैं और एक जैसी होती हैं, और वांट्स सबकी अलग अलग होती हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कैसे माहौल में रहा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हमें भूख लगती है तो जो भोजन की आवश्यकता है वो सबकी एक जैसी है, चाहे आप किसी भी कल्चर से हों, किसी भी
कंट्री से हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, भोजन की आवश्यकता सबके लिए है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप भोजन में क्या लेंगे, तो एक उत्तर भारत का व्यक्ति अक्सर जवाब देता है कि मुझे रोटी सब्जी चाहिए। एक दक्षिण भारत का व्यक्ति जवाब देता है कि मुझे चावल और डोसा चाहिए। एक चाइना का व्यक्ति शायद ये जवाब दे सकता है कि मुझे चाउमीन चाहिए। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन तो सबको चाहिए, भोजन नाम की आवश्यकता सबके लिए एक जैसी है, किंतु उस भोजन में किसी को क्या चाहिए ये सबके लिए अलग अलग है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कहाँ का है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसकी सोच कैसी है। अर्थात रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी थी, क्या? भोजन, और ये थी नीड। और जब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का तरीका पूछा गया तो वो सबका अलग अलग था। किसी के लिए डोसा था, किसी के लिए चपाती थी, किसी के लिए चाउमीन था। तो ये जो डोसा, चपाती, चाउमीन ये सब है, ये आपकी नीड नहीं है, ये आपकी वांट है। और ये सबके लिए क्या है? अलग अलग है। अर्थात इसको अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझें, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल समरी वे में समझें, तो इसका अर्थ ये है, जब इंसान की आवश्यकताएं, नीड्स, उसके कल्चर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके जो सामाजिक माहौल है उसके हिसाब से सामने आती हैं, तो वही नीड्स क्या बन जाती हैं? वांट्स बन जाती हैं। ठीक है ना? जैसे कि अब सबकी नीड सेम थी, भोजन सबको चाहिए, वही भोजन की आवश्यकता जब किसी ने डोसे के रूप में व्यक्त की तो वो डोसा क्या बन गया? वांट। उसी भोजन की आवश्यकता, नीड, जब किसी ने चपाती के रूप में यानी कि रोटी के रूप में व्यक्त की तो वो रोटी उस व्यक्ति की क्या थी? चाहत। यानी यहाँ पर भोजन नीड है और डोसा, चपाती, चाउमीन ये सब क्या हैं? आवश्यक, ये सब वांट्स हैं, ये सब चाहते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है नीड्स में और वांट्स में। नीड्स सबके लिए सेम होती हैं, वांट्स सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? चलिए, अब मार्केटर का काम क्या है? मार्केटर का सिर्फ इतना सा काम है कि वो अपने टारगेट कस्टमर की, जिस कस्टमर को अपना माल बेचना चाहता है, जिसको अपना लक्ष्य समझता है, जिस ग्राहक को, उस ग्राहक की ज़रूरतों को और चाहतों को दोनों को समझे और उसी हिसाब से वस्तु और सेवाएं तैयार करे, जिस हिसाब से वो वस्तु और सेवाएं उसके ग्राहक की आवश्यकताएं और चाहतों को पूर्ण कर सकें। क्योंकि कोई भी ग्राहक किसी वस्तु या सेवा का उपभोग तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मार्केटर द्वारा दी गई उस कोई वस्तु या सेवा उसकी किसी ज़रूरत या चाहत को पूरा करती है। तो मार्केटर का काम क्या है? मार्केटर का काम है कस्टमर की नीड और वांट, आवश्यकता और चाहत दोनों को अच्छे से समझे और कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करे जो कि उस चाहत और आवश्यकता, वांट और नीड दोनों को पूरा कर सके। तो ये बेटा पहला स्टेप है, नीड्स और वांट्स। यानी कि नीड्स किसकी हैं या वांट्स किसकी हैं? ग्राहक की हैं। और मार्केटर का काम क्या है? उन नीड्स और वांट्स को समझ के एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो कि ग्राहक की नीड और वांट को पूरा कर सके। चलिए, सेकंड है बेटा क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ऑफर करना। अर्थात किसी वस्तु या सेवा को प्रस्तावित करना मार्केट में कस्टमर के सामने कि आप इसको परचेज कर लीजिए। जब हम कोई मार्केट ऑफरिंग करते हैं तो हम पहले से तय कर चुके हैं कि जिस वस्तु या सेवा को हम ऑफ़र कर रहे हैं तो उसका साइज़ अर्थात उसका आकार क्या होगा, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसका टेस्ट, उसका स्वाद कैसा होगा, वो किस प्राइस यानी किस मूल्य पे ऑफ़र किया जाएगा और कहाँ कहाँ पर वो अवेलेबल, कहाँ कहाँ वो उपलब्ध होगा। ये सारी बातें हम पहले से तय कर लेते हैं, उसके बाद जाके अपना ऑफ़र मार्केट में रखते हैं। यानी मार्केट ऑफरिंग का मतलब हुआ एक कंप्लीट ऑफ़र किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, जहाँ पर आपने पहले से तय कर लिया है कि वो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में ऑफ़र करेंगे वो किस साइज़ का होगा, किस क्वालिटी का होगा, किस टेस्ट का होगा, किस प्राइस पे अवेलेबल होगा और कहाँ कहाँ आप उसको उपलब्ध करवाएंगे। ये सारी बातें पहले से तय हैं। इन सब तय बातों के साथ आप ग्राहक के पास जाते हैं और उसको ऑफ़र करते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट हमारा आप परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में सेल फ़ोन ऑफ़र कर रहे हैं या स्मार्टफोन ऑफ़र कर रहे हैं जो कि अलग अलग 4 वर्जन्स में 4 प्रकार के मॉडल्स में उपलब्ध है
और सभी मॉडल्स के अपने अपने क्या होंगे, विशेषताएं होंगी, फीचर्स होंगे। सभी की जैसे कि सबकी मेमोरी का साइज़ अलग अलग होगा, सभी मॉडल्स में इंटरनेट की सुविधा अलग तरीके से काम करेगी, सभी मॉडल्स में कैमरा क्वालिटी अलग होगी, सभी मॉडल्स का प्राइस अलग अलग होगा। मान लीजिए आपके चारों मॉडल 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में हैं, तो सभी मॉडल्स का प्राइस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर कौन सा मॉडल चूज़ करता है। इसका मतलब मार्केट ऑफरिंग में आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, उसका साइज डिसाइड कर लिया, उसके क्वालिटी डिसाइड कर ली, उसका टेस्ट निर्धारित कर लिया, किस प्राइस पे देना है वो सोच लिया, और कहाँ कहाँ पर आप ग्राहक को उपलब्ध कराएंगे वो सब तय कर लिया। उसके बाद इन सब चीज़ों के साथ आप कस्टमर के पास गए और अपना प्रोडक्ट ऑफर कर दिया। इसी को हम बोलते हैं बेटा मार्केट ऑफरिंग। एक अच्छा मार्केट ऑफर वो माना जाता है जो कि तैयार किया जाए अपने संभावित ग्राहक की ज़रूरतों और आवश्यकताओं और इच्छाओं का विश्लेषण करने के बाद। यानी कि देखो, मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है, आप मार्केट में एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हो, किस साइज़ पे ऑफर कर रहे हो, किस क्वालिटी पे ऑफर कर रहे हो, वो डिसाइडेड है। तो ये सब आप डिसाइड कैसे करोगे, जब आप पहला स्टेप पूरा करोगे। और पहला स्टेप क्या था कि अपने ग्राहक की ज़रूरतों और चाहतों को समझो और उसी अनुसार आप अपना प्रोडक्ट तैयार करो, उसी अनुसार उसकी प्राइसिंग करो। जितना प्राइस कस्टमर देना चाहता है उतना प्राइस आप चार्ज करो, जितना जहाँ पर कस्टमर उसको उपलब्ध करवाना चाहता है आप वहाँ से उसको बेचने का प्रयास करो। जिस आकार की वस्तु कस्टमर चाहता है उस आकार की वस्तु आप कस्टमर को दो, जिस गुणवत्ता की वस्तु कस्टमर चाहता है उस गुणवत्ता की वस्तु कस्टमर को दो। यानी मार्केट ऑफरिंग में हम जो भी डिसाइड करते हैं, साइज़, क्वालिटी, टेस्ट, प्राइस और लोकेशन कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, वो सारे निर्णय आपको किस हिसाब से लेने हैं, वो सारे निर्णय आपको इस हिसाब से लेने हैं कि वो ग्राहक की ज़रूरतों और चाहतों के अनुसार होने चाहिए। तभी आपका मार्केट ऑफर एक अच्छा ऑफर माना जाएगा अगर वो कस्टमर के ज़रूरतों और चाहतों के हिसाब से होगा। यदि नहीं तो इसका मतलब आपने मार्केट को कुछ अच्छा ऑफर नहीं किया। ठीक है, चलिए तीसरा है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब ध्यान से समझिएगा, आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा जो भी आप मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं उसको ग्राहक तभी परचेज़ करेगा, तभी खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि वो जितना भी दाम आपके प्रोडक्ट के लिए दे रहा है उस दाम में उसको आपसे बेहतर कोई भी वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी आपका प्रोडक्ट उसको मार्केट में सबसे बेस्ट लगना चाहिए। अगर उसको ये लगेगा कि आपके प्रोडक्ट में उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, अपना जितना भी मूल्य वो आपको दे रहा है उस मूल्य में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसको आपके पास मिल रही है, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, वरना वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। यानी आपने कस्टमर को क्या देनी है, वैल्यू देनी है। वैल्यू इन द सेंस कि आपको कस्टमर के माइंड में ये बात स्थापित करनी है, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि जो मूल्य वो आपको दे रहा है उस मूल्य में जो वस्तु आप उसे प्रदान कर रहे हैं उससे बेहतर वस्तु उसे कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। कस्टमर को ये लगना चाहिए। इसका मतलब होता है वैल्यू। कस्टमर को देखना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में ही उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपके प्रोडक्ट में ही उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और आपके प्रोडक्ट में ही उसका पैसा सबसे बेहतर तरीके से वसूल हो सकता है। तो मार्केटर का काम क्या है, मार्केटर का काम है अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना, अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे कस्टमर को ये लगे कि उसको सबसे ज़्यादा पैसा वसूल आपके प्रोडक्ट में ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको आपका प्रोडक्ट खरीदने से ही हो रहा है, तभी वो आपका प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, तभी आपके प्रोडक्ट को प्राथमिकता देगा, वरना वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मार्केट ऑफरिंग करनी है तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसमें आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। अर्थात कस्टमर को लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में सबसे अच्छा है और उतने दाम में जितना दाम कस्टमर देने को तैयार है उस दाम में कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आपसे अच्छा उसको कोई प्रोवाइड कर नहीं सकता, ताकि वो कॉम्पिटिटर के पास ना जाए और किसका प्रोडक्ट खरीदे, सिर्फ आपका प्रोडक्ट खरीदे। ये काम आपको करना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है। चौथी चीज़ जो है दैट इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज की प्रक्रिया देखो, वो कहता है कि मार्केटिंग जितनी भी काम करती है वो एक्सचेंज के आधार पे काम करती है। अब एक्सचेंज को अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ले लेते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको दे देता है और बदले में उससे कुछ ले लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज बोलते हैं।
अब जैसे मान लीजिए मार्केटिंग में हम कौन दो पार्टीज़ की बात करते हैं, एक बायर और एक सेलर। बायर को चाहिए प्रोडक्ट, सेलर को चाहिए पैसा। तो बायर सेलर से प्रोडक्ट ले लेता है और बदले में सेलर को क्या दे देता है, पैसा दे देता है। यानी यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सचेंज हुआ किसके बदले, पैसे के बदले। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, आदान प्रदान। दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ एक साथ हुई, दोनों को जो चाहिए था दोनों ने एक दूसरे से प्राप्त कर लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सचेंज बोल दिया। और इसी के आधार पे मार्केटिंग काम करती है। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, परिभाषित कर रखा है। एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कहना वो चाहता है, एक्सचेंज का वो मतलब है वो प्रक्रिया जिसके ज़रिए दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ आती हैं और वह वस्तु या सेवा प्राप्त कर लेती हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन वस्तुओं और सेवाओं को ऑफर कर रहा है और बदले में कुछ ऐसा दे देती हैं जो सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा महसूस कर रहा है, ठीक है, तो उसे भोजन चाहिए। अब वो भोजन के बदले पैसा देने को तैयार है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास भोजन हो परंतु उसे पैसे की आवश्यकता हो। तो वो क्या करेगा, उसे भोजन चाहिए तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से भोजन खरीद लेगा जिसको पैसे की आवश्यकता है। अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। ए के पास भोजन है, भोजन नहीं है, उसे भोजन चाहिए और उसके पास देने के लिए पैसे हैं। और बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भोजन है देने को लेकिन उसके बदले में पैसा चाहिए। तो ए बी को ढूंढ लेगा। जब ए और बी आपस में मिलेंगे तो ए बी से भोजन ले लेगा और बदले में उसे पैसा दे देगा। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। दोनों पार्टीज़ को वो मिल गया जिसे जो जो चाहिए था। अर्थात दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे से क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। एक ने भोजन ले लिया और दूसरे को पैसा मिल गया, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज जो है वही मार्केटिंग का आधार है और एक्सचेंज के बिना मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। अब कुछ शर्तें हैं जिनके तहत एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि अगर एक्सचेंज करना है किसी चीज़ का तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं जो पूरी होनी बहुत आवश्यक हैं, जिनके बिना किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो वो क्या शर्तें हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो ध्यान रखना, एक्सचेंज का मतलब क्या है, आदान प्रदान। चलिए पहली चीज़, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर। देखो एक्सचेंज होने के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना ज़रूरी है। अब मैं अपने आप से तो कुछ एक्सचेंज नहीं कर सकता ना, एक्सचेंज करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए और उन दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो एक दूसरे को प्रदान कर सकें। ठीक है, चलिए तो कम से कम दो लोग शामिल होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। चलिए दूसरा, जो भी पार्टीज एक्सचेंज में शामिल होने जा रही हैं उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा सामने वाले को दे सकें जिसमें सामने वाले के लिए वैल्यू छुपी हो। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति मोबाइल बेच रहा है। ठीक, तो जब वो व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसके पास मोबाइल ऑफर करने के लिए होना चाहिए और वो ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपको वैल्यू दिखती हो। ठीक है ना, तभी आप उससे मोबाइल लेंगे। और आप बदले में आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस मोबाइल वाले को चाहिए। मान लीजिए उसको पैसा चाहिए तो आपके पास देने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा। यानी दोनों पार्टीज के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, अगर दोनों में से एक भी पार्टी के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वो सामने वाले की ज़रूरत हो तो फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, आपको मोबाइल ख़रीदना है और बदले में आपके पास देने के लिए कुछ पैसे हैं। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जो मोबाइल बेच तो रहा है लेकिन उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको उसके बदले में कोई और वस्तु चाहिए। तो मान लीजिए आप उसके पास गए, आपने उससे कहा कि सर मुझे मोबाइल बेच दीजिए। अब यहाँ पहली शर्त तो पूरी होती है कि उसके पास कोई ऐसी वस्तु है जो आपको चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, उसके पास मोबाइल देने के लिए है। लेकिन यहाँ दूसरी शर्त पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो उस व्यक्ति को चाहिए कोई और वस्तु, वो देने के लिए आपके पास नहीं है, आपके पास देने के लिए सिर्फ पैसा था। तो अब वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मैं मोबाइल तो तुम्हें दे सकता हूँ
लेकिन बदले में मुझे वो वस्तु दो जो मुझे चाहिए। आप कहोगे मेरे पास सिर्फ पैसा है, वो कहेगा ठीक है, फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज के होने के लिए दोनों पार्टीज के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को दे सकें और जो वस्तु दोनों को चाहिए हो। ठीक है ना। चलिए, दूसरी शर्त ये होती है। फिर उसके बाद वो कहता है, तीसरी शर्त ये है कि दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। जब तक दोनों पार्टीज आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगी, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, तब तक एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं जिनके पास कुछ ऐसा है जो वो एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन तब तक एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि दोनों के मन में तो वो चीज़ है। जब तक वो एक दूसरे के सामने उस बात को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक ए को नहीं पता चलेगा बी को क्या चाहिए और बी को पता नहीं चलेगा कि ए को क्या चाहिए। तो एक्सचेंज के होने के लिए तीसरी शर्त ये है कि दोनों पार्टीज का आपस में कम्युनिकेशन हो सके, ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ सकें और फिर कुछ ऐसा प्रदान कर सके जो सामने वाले को चाहिए। अर्थात कम्युनिकेशन के बिना एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। चौथी चीज़, दोनों पार्टीज के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के ऑफर को हाँ भी कर सकें और मना भी कर सकें। देखिए, एक्सचेंज में कभी भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर एक पार्टी दूसरे को कुछ ऑफ़र कर रही है तो दोनों पार्टीज के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के ऑफ़र को कबूल भी कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो एक दूसरे के ऑफ़र को मना भी कर सकते हैं। एक्सचेंज कभी भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। दोनों पार्टीज यदि अगर अपनी इच्छा से सहमत होती हैं तभी एक्सचेंज संभव है। अब एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, ये अंततः इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों पार्टीज़ को एक्सचेंज में कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है या नहीं दिखता। अगर दोनों पार्टीज़ को लगता है कि एक्सचेंज से हम कोई ऐसी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, तो वो एक्सचेंज कर लेंगे, अदरवाइज़ वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखें बेटा, मार्केटिंग के बारे में बात की गई है कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस पे लागू नहीं होती, मार्केटिंग उन संगठन पे भी लागू होती है जो बिजनेस करती नहीं है, अर्थात जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, वहाँ पर भी मार्केटिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई धार्मिक संस्था है, संगठन है, ये सब भी मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ बिजनेस मार्केटिंग नहीं करता। अर्थात मार्केटिंग इन संगठनों की भी मदद करती है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में। अब वो कैसे करती है वो आपको तब पता लगेगा जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि हम किन चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो वो अगला टॉपिक है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस फर्म्स पे लागू नहीं होती, बिजनेस फर्म्स तो मार्केटिंग करती ही करती हैं, इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं भी करती, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, वो सब भी मार्केटिंग करते हैं। तो उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्केटिंग के फीचर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बेटा कोई समस्या लगती है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।